इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 11 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। पहला प्रश्न है इसका, कौन सा देश 2000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पोषान पोया त्योहार मनाता है? कौन सा पोषान पोया, क्या नाम है? पोषण नहीं, पोषण पोया त्योहार मनाता है 2000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में। ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी थाईलैंड या डी नेपाल। कौन है ये मनाता है कौन? श्रीलंका। श्रीलंका जो है पोषण पोया त्योहार मनाता है। कौन? पोषण पोया ये त्योहार मनाता है श्रीलंका। इस घटना को श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध धर्म, थेरवाद बौद्ध धर्म की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। इस उत्सव में धार्मिक अनुष्ठान, जगमगाती सड़कें और ताले तथा अनुराधापुर की तीर्थ यात्रा शामिल है। अनुराधापुर की तीर्थ यात्राएं शामिल है। 2025 में श्रीलंका सरकार ने तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की और भारतीय उच्च आयोग ने साझा बौद्ध विरासत पर एक प्रदर्शनी आयोजित की। पोषण पोया श्रीलंका में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में द्वीप पर बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है। यह उस क्षण की याद में मनाया जाता है जब भारतीय सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा ने मिहिंताले में राजा देवानाम पिया तीसा को पहला बौद्ध धर्मोपदेश दिया। कैसा कौन सा दिया? पहला बौद्ध धर्मोपदेश किसको दिया? देवानाम पिया तीसा को, ठीक है, जिसमें अरहत महिंदा ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 31 मई को, बी 10 जुलाई को, सी 11 जून को या डी 20 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 11 जून को मनाया जाता है, जो मानव विकास विशेष रूप से बच्चों के लिए में खेल के महत्व को उजागर करने की एक एकीकृत वैश्विक प्रयास के रूप में कार्य करता है। शैक्षिक, सामाजिक और नीतिगत संदर्भों में खेल को दैनिक जीवन में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तिथि को चुना गया था। 11 जून 2024 को पहली बार मनाए जाने के बाद से यह दिवस सरकारों, शिक्षकों, देखभालकर्ताओं और संगठनों के लिए खेल अनुकूल पर्यावरण की वकालत करने का एक मंच बन गया है। 11 जून को आधिकारिक दिवस के रूप में मान्यता देने से खेल के मूल्य और आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में निरंतर समन्वित प्रयास सुनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, उस्मैन एंड वेकफील्ड की 2025 रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में कौन सा शहर विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर? ए मुंबई, बी लंदन, सी डलास या डी सिंगापुर। कौन है कौन सा शहर विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर?
इसमें निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में। तो ये है मुंबई। कौन सा शहर है? ये मुंबई है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की वैश्विक डेटा सेंटर बाजार तुलना रिपोर्ट 2025 संस्करण में निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में क्या है, मुंबई दुनिया भर के 97 देशों में से छठे स्थान पर स्थान दिया गया। किसका कौन सा स्थान दिया गया? छठा स्थान दिया। वर्तमान में 335 मेगावाट क्षमता के विकास के साथ मुंबई एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी अग्रणी है और भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता के आधे से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह वृद्धि हाइपर स्केलर्स की बढ़ती मांग हाइपर स्केलर्स की बढ़ती मांग, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के विस्तार और मजबूत डिजिटल एवं ऊर्जा और संरचना से प्रेरित है। शहर के डेटा सेंटर में तेजी से परिचालन क्षमता में 65% की वृद्धि होने की उम्मीद, जो डिजिटल और संरचना विकास के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में मुंबई के उभरने को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है किस देश का अगला प्रश्न है देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति किस भारतीय राज्य में विकसित की जाएगी? वो भारतीय राज्य का नाम पूछ रहा है जहाँ पे अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति विकसित की जाएगी। वो देश का पहला, एक केरल में, बी तमिलनाडु, सी गोवा या डी महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी। डी की महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम प्रवाल भित्ति महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में न्योती राक्स के पास स्थापित की जाएगी। यहाँ पे सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में ये न्योती राक्स है, उसके पास स्थापित की जाएगी। यह स्थल भारतीय नौसेना के सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द घूमेगा, जो समुद्री जैव विविधता और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करेगा। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इस परियोजना का उद्देश्य स्कूबा डाइविंग और भविष्य में पनडुब्बी पर्यटन जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण पर्यटन को आकर्षित करना है। यह संग्रहालय न केवल कृत्रिम भित्तियों को बढ़ावा देकर समुद्री संरक्षण में योगदान देगा, बल्कि सतत पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा के नए रास्ते भी खोलेगा। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने 2026 में स्पेक्स नामक अपने पहले मास मार्केट AR स्मार्ट ग्लास के लॉन्च की घोषणा की है? AR स्मार्ट ग्लास, AR स्मार्ट ग्लास की लॉन्च की घोषणा की। ए स्नैप, बी मेटा, सी गूगल, ये एप्पल है, ये आ गया है ट्रांसलेट करने में, है एप्पल। स्नैप, तो इसका नाम है स्नैप। ऑप्शन ए स्नैप। स्नैपचैट की मूल कंपनी स्नैप इंक ने घोषणा की है कि वह 2026 में अपना पहला उपभोक्ता केंद्रित AR स्मार्ट ग्लास स्पेक्स नाम से लॉन्च करेगी। यह पहनने योग्य संवर्धित वास्तविकता यानी AR क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक कदम है जिसमें स्नैप मेटा जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, जिनके पास पहले से ही बाजार में AR स्मार्ट ग्लास मौजूद है। स्नैप की यह घोषणा AR विकास के एक दशक से भी ज्यादा के अनुभव और इस तकनीक में $3 अरब के निवेश को दर्शाती है। नए स्मार्ट ग्लास हल्के होंगे, स्नैप के लेंस स्टूडियो जैसे AR टूल्स से संचालित होंगे और बड़े पैमाने पर
इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, जो उन्हें स्नैप के पिछले सीमित या केवल डेवलपर रिलीज से अलग करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को जंगली तेंदुओं की उच्च आबादी के कारण देश के तेंदुआ राजधानी घोषित किया? कौन से देश की तेंदुआ राजधानी को किस भारतीय शहर को घोषित किया? दिल्ली को, बी नागपुर को, सी मुंबई को या डी बेंगलुरु को? किसको घोषित किया तेंदुआ तेंदुआ राजधानी? तेंदुआ राजधानी घोषित किया है किसको? ये बेंगलुरु को। ऑप्शन बी है, ये बेंगलुरु को घोषित किया गया तेंदुआ राजधानी। होले माथी नेचर फाउंडेशन द्वारा 1 साल तक किए गए व्यापक सर्वेक्षण के बाद बेंगलुरु को हाल ही में भारत का तेंदुआ राजधानी का खिताब मिला। तेंदुआ राजधानी का खिताब मिला। सर्वेक्षण में शहर के बाहरी इलाके में अनुमानित 80 से 85 जंगली तेंदुए रहने का पता चला है। यह संख्या मुंबई के 54 तेंदुओं की संख्या से भी अधिक है और बेंगलुरु की अद्वितीय पारिस्थितिक स्थिति को उजागर करती है, क्योंकि यह एक प्रमुख महानगरीय क्षेत्र है जहां सर्वोच्च शिकारियों का निवास है। सर्वेक्षण में 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 250 से अधिक कैमरा ट्रैप का उपयोग करके बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के वन क्षेत्रों को शामिल किया गया। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कर्नाटक में। निष्कर्ष, शहर की समृद्ध जैव विविधता और शहरी सीमांत आवासों में दीर्घकालिक तेंदुआ मानव सह अस्तित्व करने के लिए अस्थायी संरक्षण रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियंस में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए भावना जाट ने, बी सौम्या बेबी ने, सी प्रियंका गोस्वामी ने या डी खुशबीर कौर ने? किसने जीता ये स्वर्ण पदक? किसने जीता? ये है प्रियंका स्वामी। ऑप्शन सी है, प्रियंका स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। इंसब्रुक में कहाँ पर आयोजन हुआ? तो ये इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है इंसब्रुक, उसमें इंसब्रुक में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में 47 मिनट 54 सेकंड के प्रभावशाली समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि उनके एथलेटिक करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग सर्किट में भारत की बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है। उनकी जीत ने भारतीय रेस वॉकर्स के समग्र प्रदर्शन को और मजबूत किया, जिसमें संदीप कुमार ने पुरुषों की 35 किलोमीटर स्पर्धा में रजत और राम बाबू ने कांस्य पदक जीता। गोस्वामी के प्रदर्शन ने न केवल उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिलाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में उनकी निरंतरता और प्रभुत्व को भी दर्शाया। अगला प्रश्न है, 2025 में मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मालदीव या वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? ए दीपिका पादुकोण, बी कैटरीना कैफ को, सी आलिया भट्ट को या डी प्रियंका चोपड़ा को? तो नियुक्त किया गया, इसमें नियुक्ति हुई किसकी? कैटरीना कैफ को। ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ। जून 2025 में कैटरीना कैफ को मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन यानी कि MMPRC द्वारा आधिकारिक तौर पर मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया। इस कदम का उद्देश्य देश के पर्यटन आकर्षण को विशेष रूप से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बीच पुनर्जीवित करना है और यह मालदीव की खुद को एक प्रमुख लग्जरी गंतव्य के रूप में स्थापित करने की व्यापक रणनीति रूप है। कैफ की मजबूत वैश्विक छवि विशेष रूप से दक्षिण एशिया में विजिट मालदीव समर सेल जैसे अभियानों की पहुंच को और आगे बढ़ाएगी।
उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले भारत मालदीव संबंधों को मजबूत करने के कूटनीतिक प्रयासों के अनुरूप है, जो पर्यटन, संवर्धन और सौम्य कूटनीति का एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश द्विपक्षीय समझौते के तहत रूस द्वारा निर्मित 8 परमाणु रिएक्टरों की मेजबानी करने के लिए तैयार? कितने? 8 परमाणु रिएक्टरों की मेजबानी करने के लिए तैयार। कौन सा देश द्विपक्षीय समझौते के तहत रूस द्वारा निर्मित 8 परमाणु रिएक्टरों की मेजबानी करने के लिए तैयार? कौन? ए टर्की, टर्की, बी सीरिया, सी ईरान या डी कजाकिस्तान? कौन सा देश है? तो इस देश का नाम है ए ईरान, ऑप्शन सी। कौन सा? ये ऑप्शन सी है, ईरान। ईरान ने रूस के साथ एक बड़े ऊर्जा सहयोग की पुष्टि की है, जिसके तहत देश भर में 8 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा, ताकि उसके असैन्य परमाणु बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यानी कि AEOI के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी द्वारा पुनः पुष्टि किया गया यह समझौता ईरान की अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना करने की रणनीतिक योजना में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी रोसाटॉम के साथ साझेदारी में चल रही है, जिसमें बुशहर प्रांत में विशेष रूप से 4 रिएक्टर लगाने की योजना। कहाँ पे? बुशहर प्रांत में विशेष रूप से 4 रिएक्टर लगाने की योजना। यह पहल तेहरान और मॉस्को के बीच बढ़ते ऊर्जा संबंधों को दर्शाती है और साथ ही ईरान को जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने फसल विविधीकरण रणनीति के तहत 2025 में कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? इसमें कपास की खेती? एक गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या डी पंजाब? कपास की खेती में किस राज्य ने 20% की वृद्धि की है 2025 में? तो उस राज्य का नाम है ये पंजाब, ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब में 2025 तक कपास की खेती में 20% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2.49 लाख एकड़ से बढ़कर 2.98 लाख एकड़ हो गई, यानी कि 49,000 एकड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राज्य द्वारा फसलों में विविधता लाने और धान पर निर्भरता कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। फाजिल्का मानसा बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब जैसे जिलों में कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी और किसानों के लिए अनिवार्य डिजिटल पंजीकरण और जैसे सरकारी उपायों के जरिए इस वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और पानी की अधिक खपत वाली फसलों को कम करके राज्य के पारिस्थितिक संतुलन में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए विश्व बैंक का जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? इसका विश्व बैंक का जीडीपी अनुमान क्या है किसके वर्ष 2025-26 के लिए? ए 6.5%, बी 6.3%, सी 6.7% या डी 2.3%। कितना पूर्वानुमान है जीडीपी का? ये जीडीपी का पूर्व अनुमान में 6.3%, ऑप्शन बी है 6.3%। विश्व बैंक ने व्यापार तनाव और कमजोर निवेश के कारण 70% वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्व अनुमान घटाए जाने के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.3% पर बनाए रखा है। मजबूत घरेलू मांग, लचीले सेवा क्षेत्र और कम होती मुद्रास्फीति के बल पर भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आरबीआई की मौद्रिक नीति में ढील और अपेक्षित राजकोषीय समेकन इस संभावना को और मजबूत करते हैं।
हालांकि वैश्विक वृद्धि दर केवल क्या है 2.3% रहने का अनुमान है, जो 2008 के बाद से सबसे कम है मंदी को छोड़कर। भारत का स्थिर प्रदर्शन दुनिया भर की चुनौतियों के बीच उसके आर्थिक लचीलेपन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जियो टैग्ड 13 अंकीय विशिष्ट आईडी प्रणाली शुरू की? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है जिसने क्या है जियो टैग 13 डिजिट यूनिक आईडी प्रणाली शुरू की है? उसका नाम पूछा जा रहा है, ये उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। किसके लिए? बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए जियो टैग 13 अंकीय यानी 30 डिजिटल विशिष्ट यूनिक आईडी प्रणाली शुरू की किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक जियो टैग्ड 13 अंकीय विशिष्ट पहचान प्रणाली शुरू की। इंफ्रा आईडी पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित यह डिजिटल पहल परियोजनाओं को वास्तविक समय में ट्रैक करने के दोहराव को रोकने और अंतर विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अक्टूबर 2025 तक राज्यव्यापी विस्तार से पहले इस प्रणाली को सबसे पहले वर्धा जिले में परीक्षण किया जाएगा और 2020 से शुरू हुई सभी परियोजनाओं का पंजीकरण मार्च 2026 तक होने की उम्मीद है। इस सुधार का उद्देश्य केंद्रीकृत डिजिटल परियोजना डेटा के माध्यम से बुनियादी ढांचा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। थैंक यू, धन्यवाद।